सारी जानकारियां आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं। 2024 कठुआ आतंकी हमला हुआ, इसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 है क्या, यही हम लगातार आपको बता रहे हैं। देखिए 2016 में उरी आतंकी हमला, यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक इसके बाद की गई। जो अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे ग्राफिक्स के तौर पर आप ठीक मेरे सामने लगातार देखें। इसके बाद उरी आतंकी हमला 2016, तब सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 2019 पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, तब उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई और अब कठुआ में आतंकी हमला हुआ। क्या सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 का वक्त आ गया है? लेकिन कठुआ में आतंकी हमले से पहले रियासी में एक हमला हो चुका है। रियासी में हमले से पहले पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हो चुका है और इसके बाद लगातार ऐसे हमले हुए जो ये दिखा रहे हैं यहां पर कि पाकिस्तान अगर सीज फायर की बात करते करते एक भी ड्रोन भारत के अंदर भेजता है, एक भी आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कराता है, तो इसे सीज फायर का उल्लंघन क्यों ना माना जाए और इसका जवाब भी सीज फायर के उल्लंघन के साथ क्यों ना दिया जाए। केवल ड्रोन का आना या केवल आतंकवादियों का यहां पर आ जाना सीज फायर के उल्लंघन के तौर पर क्यों नहीं देखा जा रहा, इसे भी सीज फायर के उल्लंघन की तरह क्यों ना देखा जाए। उधर कठुआ के लिए जिम्मेदार कौन? क्या पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला यहां पर किया? जो जैश का मखौड़ा संगठन है कश्मीर टाइगर्स, वो इस पर शामिल बताया जा रहा है, उसने इसको क्लेम किया है। 7 से 8 आतंकवादियों के 2 ग्रुपों के हमला करने की बात है। आतंकवादियों के पास मेड इन चाइना हथियार हैं, मेड इन चाइना हथियार। इन चीजों को गौर से मेरे दर्शक नोट कर लें, समझ लें, क्योंकि ये जानकारी इन सब चीजों को हमारे मेहमानों के साथ समझने के लिए आपको मदद देगी। क्या आतंकवादियों का हथियार अब चीन देने लगा है और क्यों देने लगा है, यह भी समझने वाली बात होगी। आतंकियों ने अमेरिकी M4 राइफल से हमला किया है। ये हथियार आतंकवादियों के पास आए कहां से? क्या ये वो हथियार हैं जो अफगानिस्तान जाते जाते छोड़ गई थी और जो ISI के हाथ भी लगे, और वो ISI के हाथ लगे हथियार अब आतंकवादियों के पास ट्रांसफर कर दिए गए हैं? मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपका। मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल मेरे साथ सुधाकर जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। आप लोगों के एनालिसिस से मैं खुद समझने की कोशिश करता हूं इन चीज़ों को जो इतनी ज़्यादा उलझ जाती हैं, इतनी ज़्यादा एक दूसरे में उलझी होती हैं कि उनके सिरे पकड़ना एज एन एंकर हमारे लिए भी मुश्किल होता है, तो हमारी जनता समझने में उसको कैसे आसानी हो। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ऑर्डर में रखा, मैं आपके पास आ रहा हूं। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, सवाल मेरा सीधा, और आज मैं सवालों को बहुत ज्यादा घुमाऊंगा नहीं क्योंकि मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं कहां से आए टेररिस्ट अचानक जम्मू में, खास तौर पर जम्मू में। ये समझना पड़ेगा कि ये टेररिस्ट जो हैं, जो जम्मू में अभी ऑपरेट कर रहे हैं, शायद ओरिजिनल इनका प्लान था अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालना, लेकिन कश्मीर वैली में जो हमारी डिप्लॉयमेंट है, आरआर की डिप्लॉयमेंट, सीआरपीएफ बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट और जेएनके पुलिस की डिप्लॉयमेंट वैली में अमरनाथ यात्रा के तहत इतनी ज्यादा मजबूत हो गई, और हमारी जो ग्राउंड में जो इंटेलिजेंस है, जो LIUs हैं या पुलिस की जो खुफिया तंत्र है, वो इतनी बढ़िया काम कर रही है कश्मीर घाटी में कि इन टेररिस्ट को कश्मीर घाटी में ऑपरेट करने में दिक्कत हुई। इसीलिए वे वापस पीर पंजाल में चढ़ गए और वहां से उतर के ये पीर पंजाल के दक्षिण में और पश्चिम में आ गए जम्मू में। इनका एक और मकसद हो सकता है कि चलो अमरनाथ यात्रा में अगर विघ्न नहीं डाल पा रहे हैं तो कम से कम अभी जो भारत में इलेक्शन होने वाले हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, यूनियन टेरिटरीज में इलेक्शन होने वाले कश्मीर के, उसमें किस तरह से विघ्न पैदा किया जाए। इनको बहुत अच्छा मौका मिल गया अपनी पब्लिसिटी का भी। ठीक है सर, पब्लिसिटी का भी, लेकिन पब्लिसिटी शायद पब्लिसिटी उतना जिम्मेदार नहीं होगी सर, क्योंकि इनके पास चाइना मेड वेपन है, इनके पास M4 हथियार है जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड होती हैं चीजें, और ये आखिर इनके पास कहां आ रही है? ये शायद उस तरीके की चीज नहीं होगी कि यहां पर भूख मुझे नहीं लग पाई लिहाजा मैं थोड़ी दूर जाके खा लूंगा। इसके पीछे कोई तो चीज ऐसी होगी जो छुपी चली जा रही है। मेजर जनरल माथुर, मैं आपका रुख करता हूं। ये जम्मू रीजन हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं रोहिंग्यास का एक गढ़ बनता चला जा रहा है। क्या इन हमलों में रोहिंग्यास फैक्टर कहीं से काउंट करता है? मेजर जनरल माथुर।
राजीव, देखिए, पहली बात तो मैं आपके पहले स्टेटमेंट का थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जी। आपका एनालिसिस बहुत सटीक और बहुत अच्छा होता है, पहली बात। बहुत दूसरी शुक्रिया बात सर। मैं आपको ये मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ। देखिए, ये रोहिंग्या मुसलमानों को वहां बसाया गया था, और इन रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में जरूरी तौर पे कमी आई है। लेकिन हम पहले प्रश्न पर आप दोबारा चलते हैं। मैं देवनाथ सर से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। इनका उद्देश्य अमरनाथ यात्रा नहीं है। इनका उद्देश्य जम्मू रीजन को दोबारा एक्टिवेट करना है। ये तमाम टेररिस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। जहां तक प्रश्न हथियारों का है, हथियार तो पाकिस्तान में खुद को बनाता ही नहीं है, तो उनके बाहर से ही आने पड़ेंगे। लेकिन चीन के हथियारों का इनके पास होना ये क्लियर कट बता रहा है कि कोई बहुत सीरियस और बहुत गलत नेक्सस चीन और पाकिस्तान के बीच में है। जी। क्योंकि आज की परिस्थिति में, एक मिनट राजीव, आज की परिस्थिति में जब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को, भारतवर्ष की लीडरशिप को पूरी दुनिया में मान्यता मिलती चली जा रही है, चाहे वो रूस हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, और उसके अलावा एक नया रोल भारतवर्ष का इंटरनेशनल अफेयर्स में उभर के आया है, ये ना पाकिस्तान को पच रहा है, ना चीन को पच रहा है। और इसी वजह से आप देखेंगे, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, और चाहे वो कोई और जगह हो, ये लोग कोई भी वजह नहीं छोड़ेंगे, लंबा नहीं रखेंगे। पिछली बार कोई दूसरी भी बात यह है जगह कि नहीं जहां तक- छोड़ेंगे। बहुत साफ तरीके से मेजर जनरल रणजीत माथुर ने बात कह दी। और चीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मैं चीन को लेकर यूं ही बात नहीं कर रहा हूं। पता नहीं क्यों आज मेरी रिसर्च के दौरान मुझे चीन की जो नाम है वो बहुत ज्यादा सुनाई पड़ता रहा, बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता रहा। कुछ एक फैक्ट्स मैंने भी निकाले, लेकिन मणिपुर में जो हथियार मिल रहे हैं, जो अभी जब्त किए गए हैं, उसके साथ यहां पर मिल रहे चीन के हथियार, ये बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान अकेला नहीं है। मैं बड़ी खबर का रुख करूंगा, फिर मेजर जनरल सुधाकर जी आपको मैं सम्मानित रूप से यहां बुलाऊंगा आपके एनालिसिस के लिए। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। कठुआ हमले के बाद पाकिस्तान में टेंशन है। पाकिस्तानी आर्मी और सरकार में चर्चा हो रही है। चर्चा किस बात की हो रही है? क्या भारत रिएक्ट करेगा? चर्चा क्या उरी के बाद भारत के रिएक्शन को लेकर है? चर्चा क्या पुलवामा के बाद भारत के बालाकोट रिएक्शन को लेकर है? ये कई चीजें वहां पर चल रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया इस पर लगातार चर्चा कर रहा है कि भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है या नहीं जा रहा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, पेपर में ऐड छपाकर चीजें नहीं होती, लिहाजा हम बड़ी खबरों का एक ग्राफिक्स के जरिए यहां पर रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। जम्मू में कब कब आतंकी हमले हुए हैं, ये बड़ी यहां चीज है। सेना की गाड़ियों पर 8 जुलाई 2024 को तो घात लगाकर हमला किया ही गया। 7 जुलाई 2024 आर्मी कैंप पर गोलीबारी हुई। 11 जून 2024 सेना और पुलिस की संयुक्त चौकी को निशाना बनाया। 9 जून 2024 तीर्थयात्रियों की बस पर हमला, 10 तीर्थयात्रियों की मौत हुई, 40 इस दौरान घायल हो गए। मैं घूमकर फिर उस बड़े सवाल का रुख करूंगा, लेकिन दहशतगर्दों ने क्या पुराना रास्ता अपना लिया है? 90 के दशक में आतंकी कठुआ रूट से घुसपैठ करते थे, पाकिस्तान चले गए, पुराने आतंकी फिर एक्टिव हुए। नए आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भेजा जा रहा है, जिससे एक बार फिर वही चीज की जाए। जम्मू रीजन को आखिर क्यों इतना ज्यादा वोलेटाइल किया जा रहा है? एक और बड़ी खबर आ रही है, चलिए वो भी कर लें, उसके बाद मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगा। लेकिन चलिए, ऐसी जानकारी है कि थोड़ी देर बाद हम इस बड़ी खबर को ले लेते हैं। लेकिन मेजर जनरल सुधाकर जी, मैं पहले सवाल के साथ आपके साथ आऊंगा और काउंटर में भी आपके सामने सवाल रखूंगा, क्योंकि सबसे देर में आया हूं, इसलिए मैं आपसे दूसरा भी सवाल इसके साथ लूंगा। पहला यही, ये कहां से आ गए इतने सारे टेररिस्ट जम्मू में? वो क्या चीज हो गई कि जम्मू अब फ्रंट पर आ गया है और घाटी पीछे छूट चुकी है? राजीव, नमस्कार, और तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को काबिल समझा आपके शो के लिए और आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। और जहां तक आपकी सवाल है, मेरे को थोड़ा सा आपकी इजाजत चाहिए। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ टाइम में, क्योंकि आपके सवाल को सही तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना जरूरी है। मैं सबका ध्यान ले जाना चाहता हूँ 1971 ऑप्स, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो लिबरेशन हुई थी, उस समय का जो नतीजा 93,000 जो आउटकम था, पीडब्ल्यू, इतने रकम की पीडब्ल्यू कोल्ड वॉर 1.0 में शायद कहीं पे हुए नहीं थे। सो ये पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ। मैं ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए इसी टाइम फ्रेम को आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। 78, 79
इसी समय पाकिस्तान एक कॉन्सेप्ट जो उभर के आ रहा था, धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा था कि ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। यस, ये एक अनोखा किस्म का रूप और रंग लेना शुरू किया। भुट्टोज स्टेटमेंट इन यूएन। करेक्ट, ये शार्प स्टेटमेंट, उनका पॉलिटिकल लीडरशिप इन यूएन, मिलिट्री लीडरशिप पहले से बोलते आ रहे थे जेल है। फाइनली एक फॉर्मल स्टेटमेंट उनका पार्लियामेंट्री डिबेट के दौरान और यूएन में जब ये कहा गया, ये आप मान के चलिए एक कॉन्सेप्ट मिलिट्री साइंस में बोला जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, डिजाइन ऑफ वॉर, पैटर्न ऑफ ऑपरेशन, एक नेशनल लेवल पे स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट, एक ये फॉर्मुलेशन अख्तियार करते हुए बाहर निकला कि ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट। मैं हमारे व्यूअर्स को यही सवाल पूछने जा रहा हूं, क्या ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट एक रात का ऑपरेशन का मामला था, या 2 रात की, या 10 साल की, या 20 साल? मेरे रिसर्च के मुताबिक मैं ये कंक्लूजन पे आया हूं, ये एक एटर्नली डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान है। ये शॉर्ट टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म थ्रेट हमारे देश के खिलाफ, देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ अगर होता है तो हमारा जवाब जो है, रिस्पॉन्स मैट्रिक्स, ये भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ये नहीं कि टूरिस्ट 2.11 करोड़ आ गया वैली में, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गया है, अमन आ गई है, शांति शुरू है और अभी कुछ नहीं जा रहा है। ये मिलिट्री हैसियत से मैं सोचूंगा, मैं कहूंगा कि ये गलत अप्रोच है। तो देखो क्या है, ये 80s की आसपास की बात है राजीव, जब K2 डेस्क पहली बार पाकिस्तान ने फॉर्मुलेट किया। नाउ व्हाट इज K2? K2 इज खालिस्तान एंड कश्मीर। ये खालिस्तान और कश्मीर, उसका ऐसा उनका एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, एक रीति रिवाज की तरह, जब खालिस्तान गर्मा गर्मी होती है, कश्मीर ठंड पड़ जाता है, ठंडा हो जाता है, कश्मीर जब गर्मी होती है तो खालिस्तान ठंडा पड़ जाता है। ये बहुत कम समय में दोनों स्टेट आपकी होंगे। हमारे व्यूअर्स को भी बता देना चाहता हूं, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, ये दोनों स्टेट के बीच में एक कॉमन बॉर्डर है, 130-140 सर मैं एक बड़ी खबर का रुख कर लूं, उसके बाद फिर आपके पास आता हूं और फिर बाकियों के पास जाऊंगा। बड़ी खबर यह कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। उधमपुर में आतंकवादियों ने फायरिंग की, अब पूरे इलाके की घेराबंदी हो चुकी है, कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। पुलिस और सेना इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। यानी कठुआ के बाद अब उधमपुर से यह खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति और जानकारी दे देते हैं, पाकिस्तान की क्या बर्बादी तय है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, हमारे सैनिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं। गिरधर अरमाने रक्षा सचिव, हमले के पीछे बुरी ताकतों को हम नहीं छोड़ेंगे। हर एक के बयान, हर एक की चीजें सामने आ रही हैं। मैं मेजर जनरल सुधाकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा कि मेरी जानकारी थोड़ी गलत है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा बहुत जल्दी। मैं गलवान में ले जाना चाहूंगा, जहां पर चीन को एक सेटबैक लगा कि वो अभी तक अपने शहीदों की, उसके शहीदों की, वो अभी तक नफरी जारी नहीं कर पाया, नाम जारी नहीं कर पाया। चाइना का रोल, यहां पर चाइना के हथियार मिल रहे हैं, मणिपुर में भी मिल रहे हैं। LAC पर जो कुछ हुआ, वहां पर भारत को अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए जम्मू रीजन से यूनिफॉर्म फोर्स और रोमियो फोर्स को यहां से मूव करना पड़ा यूनिट को, जिससे चीन हो गया पूरी तरीके से परेशान। क्या ये हरकतें चीन की इसलिए तो नहीं हो रही कि उन यूनिट को वहां से हटाया जाए, जिससे चीन को एट ईज मिले और भारत दूसरे फ्रंट पर बिजी हो जाए? मेजर जनरल सुधाकर जी। राजीव, मेरे को आपने प्रीएम्प्ट कर दिया। मैं यहीं पे आ रहा था, जो आपने बयान दिया है और व्याख्या किया है, यहीं पे आ रहा था। पूरा मसला जो है ये चाइना की रेस्पॉन्स मैट्रिक्स का केंद्रित है। चाइना आज के दिन में हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए काबिल नहीं है। मैं खुद अपने आंखों से देखा हूं उनका ऑफिसर्स और जवान का क्या हालत है। AMS, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, हैको किस तरह वो जा रहे हैं, कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ, ये जो रियासी और आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म फोर्स और रोमियो फोर्स का जो रिलोकेशन हुआ है, इससे पहले ये कह देना चाहता हूं, साउथ ऑफ पीर पंजाल, जहां पे अभी रिवाइव हो रहा है इंसर्जेंसी या टेररिज्म, यहां पे नॉर्दर्न कमांड का एक रिजर्व फोर्स हुआ करता था। ईस्टर्न कमांड से एक डेडिकेटेड फोर्स आया था। जब ये टेररिज्म का पीक पीरियड थोड़ा कम होने लगा, 2006, 7, 8 की तरह, 8-9 में ये दोनों फोर्सेस को उसको
और उसके बाद 2020 गलवान इंसिडेंट जो आप कह रहे हैं, इसी के साथ जो एक्सटेंडेड स्टैंड अप स्टार्ट हुआ, ये यूनिफॉर्म और ईआरसी फोर्सेस को रीडिप्लॉय किया गया है नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ। तो इससे क्या हुआ है कि काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ग्रिड ये कमजोर हो गया है। उसका एक सेंट्रल मकसद होता है हर ग्रिड का, लेयर के बाद लेयर आप तब सक्सेसफुल और सर्जिकल ऑपरेशन कर पाएंगे जब आपके पास स्पेसिफिक और बड़ा हार्ड इंटेलिजेंस हो। हार्ड इंटेलिजेंस तब आता है जब आप लोकल सपोर्ट के साथ, तालमेल के साथ विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स कर रहे हो। तो इसमें कोई शक ही नहीं है, चाइना एक्सटेंडेड स्टैंड अप को, उसको कमजोर भारत की यानी तरफ से चाइना थोड़ा फ्यूल सा कर रहा है। डाइवर्ट मैं करने के लिए। आपके जरिए समझ पा रहा हूं, अब ये समझ में आ रहा है आप लोगों से, चाइना फ्यूल कर रहा है इसको और उसकी मजबूरी समझ में आ रही है। मैं बड़ी खबर लेता हूं, मेजर जनरल अनुज माथुर आपके पास आऊंगा। जम्मू के डोडा में भी सेना ने बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। आतंकवादियों के सफाई के लिए सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। डोडा में परसों कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ था टेररिस्ट के साथ और वो मुठभेड़ हुई थी, लेकिन अब एरिया कवर किया जा चुका है। वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान की बेचैनी की वजह भी हम इसके जरिए आपको बताते चलते हैं। पाकिस्तान क्यों बेचैन हो रहा है? वजह नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी से पाकिस्तान परेशान है। ये हम आपको यहां पर बता रहे हैं। डोडा में परसों आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई थी, जो हम ग्राफिक्स आपको बता रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्यों परेशान है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चुप्पी से परेशान है। क्या कर सकते हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का भी पाकिस्तान आर्मी एनालिसिस कर रही है। जो कहा जाता है दरअसल वो होने वाला है, इस पर बड़े सवाल होते हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, रुख आपका ही कर रहा हूं, इसके साथ आप अपना जवाब देते रहे। सर, चाइना के रोल पर मैं सीधे बात कर रहा हूं। क्या यूनिफॉर्म फोर्स और रोमियो फोर्स से चाइना इतना परेशान हो गया है कि उसको रीलोकेट कराने के लिए चाइना पाकिस्तान के जरिए सब कुछ करवा रहा है कि वो फोर्सेस रीलोकेट हों, तो चाइना को थोड़ा आराम मिले, जहां पर चाइना को सीधा नजरों में नजरें डालकर जवाब मिल रहा है? जनरल अनुज माथुर। राजीव, मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूं। फोर्सेज रिलोकेट हुई हैं, उन रिलोकेशन से चाइना को परेशानी हुई है, लेकिन 2-4 इंसिडेंट जम्मू रीजन में करने से आप भारतवर्ष को उन फोर्सेस को दोबारा यहां रिलोकेट करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये मेरे को बिल्कुल क्लियरली, मैं इस बात को मानता हूं। आप ये देखिएगा कि इंडियन आर्मी के पास और भारत जो लोकल पुलिस है उनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेस हैं कि वो इस प्रकार की चीजों को टैकल कर सकें। आप जब भी फोर्सेस को रिलोकेट किया जाता है, तो जिस जगह से वो फोर्सेस रिलोकेट होती हैं, वहां पर किस प्रकार से आप उसको, वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसको भरेंगे, उसका पूरा एनालिसिस होता है। और वो पूरा एनालिसिस करके उनके लिए एडिक्वेट फोर्सेस को पा करके फिर ये आपने फोर्सेस रिलोकेट करी हैं। और ये 2-4 इंसिडेंट्स, मैं छोटे नहीं कहूंगा, लेकिन 2-4 इंसिडेंट्स एडिक्वेट नहीं है भारतवर्ष को ये फोर्स करने के लिए कि आप दोबारा रिलोकेट रोमियो फोर्स ले आए, यूनिफॉर्म फोर्स ले आए। सॉरी, ये नहीं होगा। ये बात आप मान लें। और आप देखिएगा ये जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, ये तमाम टेररिस्ट मारे जाएंगे, एक भी बच के नहीं जाने वाला है यहां से। दूसरी बात यह है कि अब रिस्पॉन्स हायर लेवल पे क्या होगा, ये बात देखने की है। और जिसको ये रिस्पॉन्स करने के लिए भी आपके पास सेपरेट सेट ऑफ फोर्सेस अवेलेबल हैं, उसके लिए भी आपको दोबारा रिलोकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी बात से इसीलिए सेकंड, मेरे पास समय जनरल साहब थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं आपकी बात को इसीलिए सेकंड करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर चुप हैं, खामोश हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इतना कुछ होने के बाद शायद यही परेशान कर रहा है DGISPR को कि वो बयान दे तो आखिर क्या दे। यूके देवनाथ सर, सर्जिकल स्ट्राइक कभी ऐड छपवा के नहीं की जाती है। जब ऐसी बातें ज्यादा होने लगती हैं तो मान लिया जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक एक टर्म हो सकता है, लेकिन हकीकत में नहीं होने वाला। भारत ऐसे कौन से स्टेप उठाने वाला है जिससे इस सबको कंट्रोल किया जा सकता है? यूके देवनाथ सर। राजीव जी, भारत इसका जवाब देगा, लेकिन अपने पसंद से, अपने समय के अनुसार और अपनी जगह, चुनी हुई जगह पर। जहां तक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सवाल है, हम तैयार हैं। ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है, लॉजिस्टिक्स, ऑप लॉजिस्टिक्स एकदम उम्दा स्टडी पर है, हाइटेंड अलर्ट पर है।
हाँ, भारत सरकार को, जी। सीसीएस को, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी पे जो है उनको एक डिसीजन लेना है, जहां पे कि इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री बहुत मैं आपकी बात पर आता हूं, शायद भारत खुद तय करेगा कि समय क्या होगा, और समय के लिए प्रधानमंत्री की चुप्पी बहुत इशारा करती है। मेजर जनरल सुधाकर जी, बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मेजर जनरल अनुज माथुर, आपका भी समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद। और यूके देवनाथ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप मेरी